बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 विच इज अबाउट एनर्जी सोर्सेज की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आज हम करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ मटेरियल्स गिवन थे और हमने बताना था कि उसमें से कौन सा मटेरियल एज अ फ्यूल या फिर एज एन एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। हमारे पास वर्ड्स गिवन है और हमारे पास एक पैराग्राफ भी गिवन है जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, जिनको मैंने इंडिकेट किया विद अ ब्लैंक। बिल्कुल इसी तरह ये लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में, तो आपने साथ साथ करेक्ट जो आंसर्स हैं वो लिखते जाने हैं इन दीज ब्लैंक्स। तो आइए शुरू करते हैं। When fuel is dash, the energy is used to dash the bonds holding the dash. जब फ्यूल को जलाया जाता है, जब भी हम फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, उसको उसके ऊपर आग लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक वुड एज अ फ्यूल और हमने उस पे आग लगा दी, उसके बाद वो बर्न होके क्या करेगा, द एनर्जी इज यूज्ड टू डैश द बॉन्ड्स। किसी भी चीज में, किसी भी मटेरियल में या फिर फ्यूल में जो अंदर एक्चुअली कंपोजिशन है वो है किसी ना किसी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की। आपको पता है कि सबसे छोटा यूनिट जो है पूरे यूनिवर्स का, इट इज एन एटम। एक एटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। एटम को मिला के हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। अब जो एटम है वो एक ईंट की तरह है। ईंट जो है वो दूसरी ईंट से मिल रही है और एक दीवार बनती है। बिल्कुल इसी तरह एक एटम दूसरे एटम से मिलता है, एक से ज्यादा तरह के भी एटम से मिल सकता है और एक तरह के एटम से भी मिल सकता है, मगर एक से ज्यादा के साथ जब वो कंबाइन करेगा तो वो बनेगा हमारे पास या एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर अ मॉलिक्यूल। अगर हम एक दीवार को तोड़ते हैं तो ऑब्वियसली उसके बीच की ईंटें जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं या किसी भी फ्यूल, किसी भी चीज को, किसी मटेरियल को हम डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो अलग हो जाएंगे। इनिशियली ये जो एटम्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं विद अ बॉन्ड। आपने एक एग्जाम्पल सुनी होगी, द बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। मतलब आपके बीच में एक तरह का बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है। बिल्कुल इसी तरह एक एटम की दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग टूट जाती है जब भी हम किसी फ्यूल को आग लगाते हैं, इग्नाइट करते हैं किसी भी एनर्जी सोर्स को, जिसकी एग्जाम्पल अभी मैंने आपके लिए ली वुड। उसके बाद लिखा है द एनर्जी इज यूज्ड टू डैश द बॉन्ड्स, मतलब ब्रेक द बॉन्ड्स होल्डिंग द डैश इन द फ्यूल टुगेदर, होल्डिंग द एटम्स। जो मैंने आपको बताया, एटम्स की मिसाल वैसी है जैसे ईंटों की मिसाल होती है एक दीवार में। तो हमने फ्यूल के अंदर मौजूद जो एटम्स थे उनकी बॉन्डिंग को तोड़ दिया। और वो कैसे तोड़ा? बाय यूजिंग हीट एनर्जी। ये हीट प्रोड्यूस होगी बाय बर्निंग दैट फ्यूल। तो इसका मतलब कि हमें 3 ब्लैंक्स के आंसर्स पता लग गए। आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स गिवन हैं और क्या ये इस ब्लैंक में फिट इन करते हैं या नहीं। द वर्ड्स आर एटम्स, ब्रेक, इग्नाइटेड, मॉलिक्यूल्स, रिएक्ट एंड रिलीज्ड। तो सबसे पहले है व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड। मैंने आपको बताया जब फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है तो उसमें मौजूद जो एटम्स हैं और एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उन्होंने टूट जाना है। एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स होल्डिंग द एटम्स इन द फ्यूल टुगेदर। तो सबसे पहली ब्लैंक में हमारे पास आना चाहिए इग्नाइटेड। देखते हैं क्या हमारे पास इग्नाइटेड की ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, इट इज रिटन ओवर हियर। हम यहां से इसको कट करते जाएंगे ताकि हमें पता हो कि कौन से वर्ड्स पीछे रह गए हैं। इसको हमने ऊपर से कट किया एंड यू विल राइट इट डाउन इन द फर्स्ट ब्लैंक, दैट इज इग्नाइटेड।
तो जब भी फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, बर्न किया जाता है, द एनर्जी इज यूज्ड, उसकी जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यूज होती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो यहाँ आना चाहिए ब्रेक। आइए देखते हैं कि हमारे पास ब्रेक की ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। इट इज रिटन एज द सेकेंड वर्ड ओवर हियर। हम इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ लिख लेंगे, विच इज द आंसर टू आवर सेकेंड ब्लैंक। यू विल राइट डाउन ब्रेक इन द सेकेंड ब्लैंक, जिसकी अब सेंस बन रही है कि जब फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट एनर्जी है ये इस्तेमाल होती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड्स कहाँ मौजूद हैं? दैट आर होल्डिंग द एटम्स इन द फ्यूल टुगेदर। ये मौजूद हैं दो एटम्स के बीच में। इसका मतलब कि हमारे थर्ड ब्लैंक में आना चाहिए वर्ड एटम्स का। तो क्या हमारे पास एटम्स की ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है एटम्स। हम इसको यहाँ से कट करेंगे and we will write it down in the third blank. Moving further, once free, the atoms can dash with oxygen to form new dash. जब एक दफा हमारे एटम्स फ्री हो गए, एटम्स फ्री क्यों हुए? पहले तो हमारा एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा था, उनके बीच में एक बॉन्ड मौजूद था। जब वो बॉन्ड टूट गया तो तमाम एटम्स अलग अलग हो गए। इसीलिए वी आर सेइंग कि जब एटम्स फ्री हो गए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ जब तक रिएक्शन नहीं होगा कहीं पे भी हम आग नहीं लगा सकते। फॉर बर्निंग अ फायर और इग्नाइटिंग अ फायर वी नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो तो वी कैन नॉट लाइट अ फायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो फ्री एटम्स हैं वो अब फ्री होने के बाद रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब वो करेंगे देन दे विल फॉर्म न्यू डैश। वो नए क्या बनाएंगे? अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि एटम्स कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो एलिमेंट्स या तो कंपाउंड्स। अब यहाँ किस तरह का मॉलिक्यूल बन रहा है हमें नहीं पता, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता चल गया द आंसर टू आवर फोर्थ एंड फिफ्थ ब्लैंक। यहाँ आना चाहिए वंस फ्री द एटम्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कंबाइन करेंगे टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स। आइए देखते हैं कि क्या हमारे पास ये ऑप्शंस में मौजूद हैं। बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट वी विल राइट रिएक्ट इन द फोर्थ ब्लैंक। वंस फ्री द एटम्स कैन रिएक्ट करेंगे हमारे एटम्स विद ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे दे विल फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का भी वर्ड हमारे पास यहाँ मौजूद है। हम इसको ऊपर से कट करेंगे एंड वी विल राइट मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। अब हमें पता है कि एक ही ब्लैंक बच चुका है और ऊपर भी हमारे पास एक ही वर्ड है, दैट इज रिलीज्ड। इसका मतलब रिलीज्ड विल बी द आंसर ऑफ आवर लास्ट ब्लैंक। मगर एक दफा हम पढ़ के इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है एनर्जी इज डैश व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर मेड। जब भी नए बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो बॉन्ड्स के मिलने से इर्द गिर्द की हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो बॉन्ड बनने से इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में हीट रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं दे आर एक्चुअली रिलीजिंग एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट। तो हमारे पास जो लास्ट वर्ड है रिलीज, we will cut it down और हम इसको लिख लेंगे as an answer to our last blank. So we are done with the second part of question number 3. मुझे उम्मीद है आपने तमाम आंसर्स मेरे साथ साथ नोट डाउन किए होंगे। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। So क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 पार्ट्स गिवन है। हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर गिवन है, दैट इज एक्चुअली अ इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, जिसमें कोल बर्न हो रहा है। मतलब कोयला जल रहा है किसी इंडस्ट्री में और धुआं प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम 2 gases other than carbon dioxide
which may be released when fossil fuels are burned in power station. एक पावर स्टेशन के अंदर जब फॉसल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो हमारे पास कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हमने नाम बताने हैं दो ऐसी गैसेस के, मगर वी हैव टू टेल द नेम्स अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड. यू डू नो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब भी किसी फॉसल फ्यूल को बर्न किया जाता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन सी गैसेस हैं जो प्रोड्यूस हो सकती हैं? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आपने अपने चैप्टर में भी ये बात पढ़ी दैट सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज्ड एंड आर रिलीज्ड जब भी हम किसी फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं. तो यहाँ पे हमने आंसर में दो गैसेस के नाम लिख दिए. नंबर 1 इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नंबर 2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो आप मेरे साथ साथ आंसर्स को नोट डाउन कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे. हम चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द रिलीज ऑफ दीज गैसेस कैन हार्म द एनवायरनमेंट. ये जो गैसेस दो हमने बताया कि रिलीज हो रही हैं बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल, ये किस तरह से हमारी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, मतलब ये हमें नुकसान किस तरह पहुंचा सकती हैं. आंसर में मैंने लिखा दीज गैसेस dissolve in rainwater to form acids. ये जो दो हमारे पास गैसेस हैं, ये हमारी एनवायरनमेंट में जब रिलीज हो जाती हैं तो होता ये है कि ये एयर के अंदर डिसॉल्व हैं. जब भी बारिश होगी तो जो पानी होगा बारिश का, रेन वाटर, उसमें ये गैसेस जाके डिसॉल्व हो जाएंगी. वो रेन वाटर इन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर और बनाएगा एसिड्स. एसिड कौन से बनेंगे? जब सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. सेकेंडली, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास बनेगा नाइट्रिक एसिड विच इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. अब आपको पता है कि एसिड्स जो हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, कोरोसिव होते हैं, वो डैमेज कॉज करते हैं. तो जब एक दफा हमारी रेन एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाएगी तो जितने भी स्टोन वर्क है, मतलब बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स में जितने भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, उनके ऊपर ये एसिड रेन जाके गिरेगी और वो स्टोन वर्क जो है वो इरोड हो जाएगा, मतलब उसकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, रफ हो जाएगी. इसके अलावा भी इसके बहुत नुकसान है, वो ये कि जब ये सॉइल के ऊपर एसिड रेन पड़ती है तो अंदर से ये हैवी मेटल्स को लाइक लेड बाहर निकाल लेती है और फिर यही बारिश उस लेड को बहाते हुए ले जाती है इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जहां पे मौजूद है हमारी एक्वेटिक लाइफ. मतलब जो फिशेस वहां मौजूद हैं उन तक ये हैवी मेटल्स पहुंचते हैं और वो जो फिशेस हैं वो मर जाती हैं इन हैवी मेटल्स की वजह से. बिल्कुल इसी तरह हमारे क्रॉप्स भी डैमेज होते हैं इस एसिड रेन से. इसका मतलब कि जब हमारी ये गैसेस हमारी रेन वाटर में डिसॉल्व करके एसिड रेन बना देती हैं तो ये एसिड रेन हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस अगर इंक्रीज हो जाएं तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है क्या होता है? जब भी सन की रेज जो हैं वो पहुंचती हैं अर्थ तक और बाउंस बैक करती हैं तो हमारी कुछ मौजूद गैसेस जो ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं. उसकी वजह से ओवरऑल जो है हमारा क्लाइमेट वार्म रहता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव इन वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट्स. यही वजह है कि बाकी प्लैनेट्स के अंदर कोई भी लिविंग थिंग जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकती बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ओवर देयर. अगर यहाँ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ऑन अर्थ अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो इतनी ज्यादा ठंड होती कि ह्यूमन बींग्स यहाँ सर्वाइव ना कर सकते. मगर ग्रीन हाउस इफेक्ट से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस. अब ये जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, क्वेश्चन ये है अगर इनका इंक्रीज प्रोडक्शन हो, मतलब ये गैसेस बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी एनवायरनमेंट में? आंसर में मैंने लिखा इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि ओवरऑल हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. वाई? बिकॉज अगर ये गैसेस जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं हमारी एनवायरनमेंट में तो अल्टीमेटली ये जाके डैमेज करेंगी हमारी ओजोन लेयर को जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. जो बहुत तेज रेज आ रही होती हैं सन से वो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है.
अगर लेयर डैमेज हो जाए और बहुत ज्यादा हीट पहुंचे हमारे अर्थ तक, हमारे प्लैनेट तक, तो ऑब्वियसली गर्मी बढ़ जाएगी। अब आपको ये भी पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट ओवरऑल एनवायरनमेंट को वार्म रखता है। जब बहुत ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो ऑब्वियसली इतनी ही ज्यादा हीट जो है वो सस्टेन होगी हमारी इस एनवायरनमेंट के अंदर। ओवरऑल जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारे इस अर्थ का, हमारे इस प्लैनेट का, तो इसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर बढ़ जाने से एक तो क्लाइमेटिक चेंज होगा, क्रॉप्स पे भी असर पड़ेगा, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट कर जाएंगे, मेल्ट करके वो ओशंस में आ जाएंगे, मतलब बिग ह्यूज जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वहां पे ये पानी जब पहुंचेगा तो फ्लड्स आएंगे। जब फ्लड्स आएंगे तो लोअर एरियाज जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहां फ्लड आएंगे, हर चीज बह जाएगी, क्रॉप्स डैमेज होंगे, ओवरऑल लॉस कितना ज्यादा हो रहा है आपने देखा। सो दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इन तमाम पॉइंट्स के भी आपने नोट्स बनाने हैं। अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो देन यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर ओवर एंड ओवर अगेन। आप बार बार इस लेक्चर को सुनिए, अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम्स में ये तमाम पॉइंट्स काम आए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।